वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि लगातार परीक्षा में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो या फिर आपके लिखित टाइप के प्रश्न हो, मतलब बहुविकल्पीय, तो वहाँ से पूछे ही जा रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ आपके लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक सीरीज चालू करी थी आपके सामने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि हर एक सब्जेक्ट की मैं लगातार ला रहा था। उसको आप लोगों ने देखा और बहुत ही प्यार दुलार दिया। इसको लेकर के हमने पेपर 1 से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब कि राजनीतिक जो है एक प्रकार से सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के सिद्धांत। अब यहीं पे प्रश्न उठता है, आखिरकार सर द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है भैया? तो द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम है स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान, जिसको अंग्रेजी में नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी वालों भी जान लो, पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। शास्त्र और विज्ञान को लेकर के आप में भ्रम नहीं होना चाहिए। शास्त्र और विज्ञान एक ही बात है। सोशियस से दोनों में सोशियस बोल रहे हैं, लोगास से मिलकर के, लोगास शब्द से मिलकर के शास्त्र या विज्ञान बनता है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर और भी आपको चीज़ें बता दूँ। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ही साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो होंगे उनको भी बताने का प्रयास करूंगा। उसमें बहुविकल्पीय कहाँ से बनने ज़्यादा और लिखित कहाँ से बनने, इनको भी बताने का प्रयास करूंगा। पिछले आप 5 साल के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगभग यहीं से आपके प्रश्न को देखने को मिलेंगे, मतलब यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ सोच रहा हूँ, किसी लॉकडाउन के बीच में आप देख रहे हैं महामारी का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और वहीं पर देखेंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी बताई जा रही है, वैक्सीनेशन की सुविधा भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में आपको बस एक ही काम करना, अपने घर में आसानी से बैठना है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है और बड़े आसानी से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी करनी है। यहाँ पर आप बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि सर जो है परीक्षा तो होगी नहीं, बहुत सारे जो है आपने सोचा देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ प्रमोशन के लिए बता रहे हैं कि प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा आपको। भले ही आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन जब आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे या थर्ड ईयर से मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है और आगे पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको सेकंड ईयर का जो कोर्स होता है ना, वो कोर्स एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है। तो उस कोर्स को भी पढ़ना अनिवार्य होता है। जैसे जो सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पे उससे रिलेशन रखता होता है जो थर्ड ईयर का सिलेबस आप पढ़ेंगे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं पे कोरिलेट होते हैं। वहीं जो फर्स्ट ईयर का होता है वह सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों से रिलेशन रखता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको फर्स्ट ईयर भी पढ़ना है, सेकंड ईयर भी पढ़ना है और थर्ड ईयर भी पढ़ना है, तभी आप एक विषय वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप बीए केवल जो है मतलब कि शादी करने के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो बड़े आसानी से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगी। ठीक है, तो बीए अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, अगर आप एक विषय वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बीए विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और बीए के जितने भी टॉपिक से पहलू हैं एक विषय वस्तु के, एक सब्जेक्ट के, उसको समझना तो अति आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में आज की वीडियो के अंतर्गत 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन के बीच में जो हमने बताया बड़ी घोषणा करने वाली थे, उसको हमने बताया ये 14 जो टॉपिक्स हैं, मैं सोच रहा हूँ इन्हीं पर एक वीडियो पर्सनल मैं बनाता रहूँ और इस प्रकार से आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके क्रैश कोर्स के रूप में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। लगभग इन्हीं 14 टॉपिक्स में पूरा का पूरा सिलेबस समाहित करने का प्रयास करूंगा और मात्र 14 से 15-20 वीडियो लगेंगी, उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रयास मेरा रहेगा, अभी देखते हैं जैसे जैसे माहौल कैसा रहता है उसी के हिसाब से मैं बनाऊंगा और वीडियो मैं बना करके रख लूँगा और जल्दी एक वीडियो आपके सामने अपलोड करता रहूँगा। क्योंकि लाइव की अभी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लाइव फ़ोन से उपलब्ध होती है, लेकिन फ़ोन में पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना बोर्ड में पढ़ाने में मज़ा आता है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और एक एक मुद्दे को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए भैया देखो, सबसे पहले समझो, आखिरकार आज के वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा ट्रेलर पहले समझो, उसके बाद में मूवी बाद में आएगी। ट्रेलर समझो,
भारतीय राष्ट्रीय हम देखेंगे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है इसके बारे में जानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है उसको जानते हुए हम उदारवाद को देखेंगे, उदारवाद क्या होता है, और उसके साथ ही साथ उग्रवाद को देखेंगे। उदारवाद का विकास सिद्धांत एवं कार्यविधियों को देखते हुए उग्रवाद के विकास सिद्धांत एवं कार्यविधि को भी जानेंगे। वहीं असहयोग आंदोलन क्या होता है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, उसकी प्रगति क्या होती है और महत्व के बारे में भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते। सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है जो कि महात्मा गांधी, यह असहयोग सविनय अवज्ञा या जो इसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलन है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन, आखिरकार भारत को स्वतंत्रता कैसे मिलती है और इसी के तहत उसका विभाजन जो भारत का होता है कैसे होता है, इसको जानते हुए भारतीय संविधान के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो मुख्य पहलुओं को जानते हुए हम उनके लक्षण को देखेंगे, संविधान में क्या चीज़ें वर्णित हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं आगे बढ़ेंगे तो हम मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है और हर एक व्यक्ति को यह बात जानना अति आवश्यक है, उसको हम जानेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो हम नीति निश्चय तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। नीति निश्चय तत्व क्या होता है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। नीति निश्चय तत्व के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जिसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और मौलिक अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें राष्ट्रपति के बारे में भी हमको पढ़ना होता है। राष्ट्रपति के बारे में जानते हुए उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अवार्हताएँ होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए एक प्रकार से हमको मतलब अनिवार्य बनाती, मतलब राष्ट्रपति हम बन सकते हैं, हमारे पास क्या योग्यता है, तो उस योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है, विधानमंडल, द्विसदनात्मक विधानमंडल क्या होता है, जिसको संसद के नाम से जानते हैं, संसद क्या होता है, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, उसका गठन और अधिकार क्या क्या होते हैं, न्यायपालिका क्या होती है, उसका महत्व एवं कार्य क्या है, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से है, और पंचायती राज व्यवस्था को भी इसी के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे इतने मुद्दे हैं जो कि आपको पढ़ना अति आवश्यक होता है। इन सभी को हम एक एक करके आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें और वीडियो सभी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लॉकडाउन के बीच में बैठे बैठे अपने घर बैठे जो है आसानी से आप पढ़ाई कर सके और इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु को खत्म कर सके। इसी प्रकार से आपने देखा होगा सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य, और इसी के तरीके से आपने इकोनॉमिक्स या इसी प्रकार से आपने और भी विषय वस्तु को देखा होगा जो कि हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आप बड़े आसानी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सदस्यता ग्रहण करके एक शुक्ला एचडी पॉइंट परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जो है जारी रख सकते हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, जो कि पहले चैप्टर है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय आखिरकार यह क्या हो, राष्ट्रवाद क्या होता है, व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो यह राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह आखिरकार भारतीयों के अंतर्गत कब पनपी। क्योंकि मैं बात करूँ अगर कुछ प्राचीनता में चलें या फिर कुछ हम पीछे जाएं, और जब पीछे जाने के बाद में हमको जब हम इतिहास में प्रवेश करते हैं, आधुनिक इतिहास में चलते हैं और लगभग वही 1857 के समय में हम चलते हैं, तो 1857 के समय में आपको पता होगा, उससे पहले थोड़ा चलते हैं, 1600 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आती है। धीरे धीरे उसका जो है प्रकार से जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। धीरे धीरे उसमें विकास होता है, तमाम प्रकार के जो है एक प्रकार से वह व्यापार करने लगती है, फ़ायदा भी उससे ग्रहण करती है, तमाम प्रकार की चीज़ें संपन्न होती है। और उसी के तदुपरांत क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे अपना पाँव वो बढ़ाने लगती है। प्रसारवादी नीतियों का प्रयोग करके, फूट डालो राज करो का नीति प्रयोग करके वह धीरे धीरे क्या करती है, भारत देश में प्रवेश करती है और भारत में प्रसार करना प्रारंभ कर देती है। ऐसे में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे में लगातार जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि युद्ध के माध्यम से हम जानते हैं। उसमें बहुत सारे युद्ध आपने देखे होंगे जो कि अंग्रेज़ों के बीच में हुए, और उसके बाद में अंग्रेज़ों के साथ साथ फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, उसके बाद में पुर्तगाली आए थे, बहुत सारे लोग हमारे भारत पर आए थे, आक्रमण किया था उन्होंने। और सभी का एक ही मकसद था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा धन को हम कमा सके, और इस प्रकार से भारत को हम मतलब भारत को खोखला करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था कि मैं अमीर हो जाऊं। अब वह अमीर तो हो रहे थे, लेकिन जैसे मान लेते हैं आप ऊंचे तो उठ जाएं, लेकिन किसी को दबा करके अगर ऊंचे उठ रहे हैं तो फिर उसमें आपका मतलब क्या है। अगर किसी को दबा करके मान लेते हैं आप नौकरी पाए, लेकिन किसी की बदौलत पाएँ, घूस दे करके पाए, या फिर किसी मतलब घूस बोल रहे हैं,
मान लेते हैं किसी दूसरे के कहने से पा जाएं या फिर किसी दूसरी की नौकरी पर अपना अधिकार पा जाए। मान लेते हैं आप मतलब चलिए उसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जो आपके जो है कैरेक्टर से या फिर आपके व्यक्तित्व को देख करके ना दी गई हो। आपको पुलिस बना दिया है, पुलिस की आवश्यकताएं आपके अंदर नहीं है, योग्यता आपके अंदर नहीं, तो क्या मतलब है उसका। तो ठीक वही बात थी जो है एक प्रकार से मैं बता रहा था आपको भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में। तो वहीं पर क्या होता रहा, लोग जो है एक प्रकार से, मैं क्या बता रहा था आपको, चले तो राष्ट्रवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर के ये समझिए, तो राष्ट्रवाद का उदय वहीं से प्रारंभ होता है आपका। धीरे धीरे क्या होने लगा, युद्ध होने लगे लगातार, जो है इधर उधर की तमाम सारे युद्ध है, अब उनको चर्चा करेंगे, बहुत लंबा समय बीत जाएगा। उसमें क्या हुआ, 1857 का समय सुनिए, वहीं से राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के अंतर्गत पनपी। धीरे धीरे भारतीय जो भारत था, छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर के एक बड़ी जो भूमि थी वह छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी। मान लेते यह भारत देश था, तो इस भारत देश में मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पे बहुत छोटी मोटी रियासतें थी, इसमें छोटे छोटे राजा निवास करते थे। एक अखंड रूप में हमारे पास कुछ नहीं था, और जब ऐसी स्थिति थी तो अंग्रेज़ों ने इसी का फ़ायदा उठाया और हमारे यहाँ पर शासन भी करना प्रारंभ कर दिया। तो 1857 ईस्वी में एक थे मंगल पांडे, आपने मूवी देखी होगी मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जी ने क्या किया था, उन्होंने पता चला उनको कि जो है इसमें चर्बी वगैरह मिलाई जाती है, जो गोली जो कारतूस होता है मुँह से उसको खोलना पड़ता, सैनिक थे यहाँ, और कहीं ना कहीं पे इन्होंने वो विद्रोह कर दिया और गोली मार दी। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, भारतीयों के अंदर चिंगारी उगी और कहीं ना कहीं पे इसका जो क्रांति या थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह जो है शुरू होता है। और शुरू होने के बाद में ये जो है अधिकतर क्षेत्र में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार होता, मतलब होना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब इसका विस्तार होने लगता है तो कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता के अंतर्गत एक नेशनलिज्म की भावना पनपती है, एक राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, और वह राष्ट्रवाद की चिंगारी यही मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने लगाई थी। उससे पहले भी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी थी, नए नए पत्रिकाओं का विकास होने लगा था, और पाश्चात्य शिक्षा भी लोगों के अंतर्गत ग्रहण होने लगी थी। लोग अलग अलग विदेशों में जाकर के पढ़ते थे, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या फिर तमाम प्रकार के अधिकार उनको दिए जाते थे, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था ना थी। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों लोगों ने आया, और लोगों के मन में आया कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है हम अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भगा सकते। उससे पहले कोई मतलब नहीं था। जैसे अभी मान लेते टाटा अंबानी को या फिर कोई कंपनी ऐसी हो जो कंपनी आपके सामने हीरो होंडा बना रही, मान लेते हीरो होंडा की कोई कंपनी, हीरो होंडा है या हीरो कंपनी हो, मोटरसाइकिल बना रही, क्या मतलब है हमसे आपसे कि हाँ हीरो होंडा मोटरसाइकिल बना रही, तो कंपनी क्या हम पर प्रभुत्व करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपना जो है विस्तार किया, और उस समय कोई एक जो है सत्ता नहीं थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो केंद्रीय सत्ता की अभाव में क्या हुआ, वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है उनका शासन होता चला गया। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों की जो एक प्रकार से ऐसी नीतियाँ लाते थे अंग्रेज़, जो कि क्या करती थी, जो भारतीयों के लिए कुछ दूसरे लागू होती थी लेकिन इंग्लैंड वालों के लिए कुछ दूसरा। तो इस सभी मुद्दों को देखते हुए भारतीयों के मन में एक ऐसी भावना पनपी, मनोवैज्ञानिक प्रेशर हुआ, मनोवैज्ञानिक दबाव बना। और कैसा दबाव, क्यों दबाव बना? क्योंकि भैया मान लेते हैं अभी आप जो है एक मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप बैठे हैं, यहीं पर एक अंग्रेज़ बैठा या फिर आपका कोई भाई, तो आप घर में देखते हैं आपके पिताजी ने मान लेते एक जो है मान लेते हैं एक पिता हैं, उनके 3 लड़के हैं। अब इनको 10 रुपये वो दे दें, इनको 5 दे दें, इनको 4 दे दें, या फिर मान लेते हैं इनको भी 5 दे दें। अब मान लेते हैं ये अंग्रेज वाला इसको 10 दे दिया, तो 5-5 वाले ये दोनों सोचेंगे। अब ये 5 मान लेते हैं इनसे दोनों से झगड़ा होती थी पहले, लेकिन अब ये 5 इसको भी मिला, 5 इसको भी मिला, चूँकि 10 इसको मिला तो ये दोनों सोचेंगे कि हमको दोनों को 5 क्यों दिया। तो इनके मन में एक प्रकार से यह सोच आई कि हाँ हमको 5 क्यों मिला। तो यही ये भारतीय 5 वाले हैं और ये अंग्रेज वाला ये है। अब यहाँ पर इन दोनों में मित्रता हो जाएगी, और यही मित्रता क्या कहलाती है, एक प्रकार से राष्ट्रवाद। सीधा सा समझो तो राष्ट्रवाद इसी को कहते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे होते हैं और एक ऐसी भावना जो कि उसके देश के लिए हो, संपूर्णता के लिए, उसमें निजी स्वार्थ ना हो, निजी स्वार्थ ना हो, राष्ट्र का स्वार्थ हो, ऐसा स्वार्थ, ऐसी भावना राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। और यही भावना पनपी कब, जब अंग्रेजों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, ऐसी नीतियों का प्रयोग किया जिसमें 2 प्रकार की नीतियां होती थी, जो है अंग्रेजों के लिए कुछ दूसरी और भारतीयों के लिए कुछ दूसरी। तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर यह पता चल गया कि हाँ मैं अलग हूँ, और तो उनके अंदर ऐसी भावना हुई, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया, और इस स्थिति में राष्ट्रवाद की भावना पनपना प्रारंभ हो जाती है। जब पढ़ाने लगूंगा तो विस्तार से हम एक मुद्दे को समझेंगे, अभी यहाँ पर ये समझ। तो यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है, और 1857 के बाद में 1885 भी आता है।
1885 ईस्वी का वह समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम जो है ए.ओ. ह्यूम के निर्देश पर होती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है एक प्रकार से उसके पहले जो है बनाए जाते हैं अध्यक्ष। कहीं ना कहीं पे ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पे भारत को एकजुट करने में साथ आते हैं और भारतीय लोगों में मानसिकता यहीं से डेवलप होती है और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। 1885 उसके बाद से ही, और उसके बाद में जब हम जो है 19वीं शताब्दी में ही प्रवेश कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब कि 1850 के बाद से देखेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपती है, लेकिन 1920 आते आते एकदम से राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर होती है। ठीक, और यहीं कहीं ना कहीं पे आपका असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है यहीं पर चलाया जाता है। ओके, तो यह समझ लीजिए आप। दूसरा मुद्दा क्या है आपके सामने, दूसरा मुद्दा भी समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमने इसको भी बता दिया आपके सामने, 1885 ईस्वी में इसका गठन होता है। उदारवाद और उग्रवाद क्या थे, दादा भाई नौरोजी और ये सब इन्हीं के जो है उदारवाद के थे। दो विचारधारा थी, नरम दल और गरम दल, इनसे भी कहीं ना कहीं पे तो इनको भी हमको पढ़ना है, उदारवाद क्या है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आखिरकार इसकी स्थापना कब हुई, ऑब्जेक्टिव वालों इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, और इसमें बहुत सारे अधिवेशन होते थे। इसका अधिवेशन 1 साल पर हुआ करता था। गांधी जी भी इसके एक बार अध्यक्ष बने हैं, तो कब बने हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। लिखित वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसके कार्य क्या थे, और भारतीय राष्ट्र मतलब कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद के उदय में क्या भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऐसे कुछ प्रश्न आपसे बनेंगे। ओके, उदारवाद क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, उसकी कार्यविधियाँ क्या है, इसको आपसे पूछेगा। उदारवादी राजनेता कौन कौन से थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में भाग लिया, ऐसे उग्रवाद को क्या है, मतलब ये नरम दल बोल सकते हैं आप, इसको गरम दल बोल सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे समझते हैं असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। प्रगति उसकी क्या है, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन धीरे धीरे करके चरम सीमा पर पहुंचता और एक जो है एक प्रकार से अच्छा माना जा सकता है, लेकिन हाँ पूर्ण रूप से सफल नहीं। लेकिन असहयोग आंदोलन जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और इसके प्रगति के बारे में पूछा जा सकता है और महत्व के बारे में, तो इसको आपको पढ़ना है। वहीं सविनय, मैं पढ़ाऊँगा एक एक टॉपिक को तो क्लियर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में चलाया गया। सविनय मतलब होता है साविनय, मतलब हाथ जोड़कर निवेदन है, हाँ मैं विनय करके बता रहा हूँ कि जो है मैं यह कार्य नहीं करूँगा। ऐसे कोई अंग्रेज कोई काम कहे कि हाँ 1 लोटा पानी ले आओ या 1 मग पानी ले आओ, तो महात्मा गांधी कहेंगे नहीं साहब मैं पानी नहीं लाऊंगा, ऐसे बोल देते थे। तो वो असहयोग मतलब कि क्या हो गया, साविनय अवज्ञा आंदोलन। साविनय अवज्ञा, असहयोग मतलब क्या होता था, हम जो है अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम जो है पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, हम धोती कुर्ता खाकी का जो खादी भंडार का जो होता है वस्त्र उसको धारण करेंगे, इसी प्रकार से होता था। तो मतलब उसको हम असहयोग करते थे, जो अंग्रेजों की या फिर जो अंग्रेजों की स्कूल होते थे उनमें दाखिला नहीं करते थे, लोग वकालत छोड़ रहे थे, लोग जो है टीचिंग लाइन छोड़ रहे थे, जो भारतीय थे वह पुलिस की नौकरी छोड़ रहे थे, इसी प्रकार तमाम सारे मुद्दे हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर असहयोग का मतलब वो था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये था जो हमने बताया आपको कि हम अनुनय विनय के साथ मतलब कि हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ओके, आगे समझते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आंदोलन है और ये 1930 ईस्वी में 1930 और ये 1920 में। ओके, ध्यान रखेंगे, तो इनको हमको पढ़ना 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और ये कहीं ना कहीं पे महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे समझते हैं भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन। भारत मतलब भारत को स्वतंत्रता कब मिली, कैसे मिली, इसके बारे में जानना होता है, और इसी के साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों उसका विभाजन कैसे हुआ। आखिरकार जो भारत और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत 3 देश जो है कहीं ना कहीं पे मतलब 2 देश ही अलग हुए थे, और ये क्यों अलग हुए थे, कैसे अलग हुए थे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना पड़ेगा। आखिरकार जिन्ना की नीति क्या थी, जिन्ना क्या चाहते थे, गांधी क्या चाहते थे, नेहरू की क्या नीतियाँ थी और भीमराव अम्बेडकर क्या चाहते थे उसमें, तो इन सभी मुद्दों को समझेंगे। गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, इन सभी मुद्दों को आपको समझना होता है। वहीं आगे चल करके भारतीय संविधान के बारे में आपको देखना होता है। भारतीय संविधान के मुख्य बिंदु को जानते हो, उसके लक्षण के बारे में भी पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के बारे में अगर बताऊं तो मुख्य बिंदु में जैसे कि भारतीय संविधान में आपको इसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न पूछेगा उसको भी थोड़ा जान लेते हैं भैया।
तो ऑब्जेक्टिव में आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न, और वैसे तमाम सारे इसमें भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने 100 क्वेश्चन टॉप 100 की सीरीज चला दी है, उसमें आप देख लीजिएगा टॉप 100 वाले में, उसमें ऑब्जेक्टिव हमने बना करके आसानी से आपको बता दिया है। वहीं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है आपके, मैं क्या बता रहा था, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान आपसे पूछा जाएगा कि इसे मान लेते भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। क्या कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। लेकिन इससे पहले 24 नवंबर 1949 ईस्वी को ही जो है यह लागू हो गया था। नागरिकता जैसे प्रावधान इसी समय लागू कर दिए गए थे। वही बात, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और लगभग कुछ खर्चे भी आए थे। खर्चा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और इसी के साथ साथ इसमें जब बना था तो 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, और वहीं पर जो है इसमें 8 जो है क्या थी, शेड्यूल थी, मतलब अनुसूची थी। क्या थी? अनुसूचियाँ थी, अनुसूची थी। और उसी के बाद में आपका यहाँ पर 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं अब इस समय? तो 450 से प्लस है, 460 से प्लस हैं। और वहीं अनुसूचियों की बात करें तो 4 अनुसूची बढ़ गई, मतलब 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसी के साथ साथ 22 भाग थे, 3 भागों की वृद्धि हुई है, फिर 3 भागों की कटौती हुई है। तो कहीं ना कहीं पे भाग अब भी 22 है, लेकिन 25 कहने सुनने में मिलता है, क्योंकि 3 जुड़े और 3 कट भी गए, तो कुल मिलाकर के 22 अब भी हैं, लेकिन 25 की संख्या में आप जो है क्रम संख्या में गिन सकते हैं। तो ये मूलभूत जानकारी होती है भारतीय संविधान के बारे में, मुख्य बिंदु एवं भारतीय संविधान के लक्षण क्या क्या हैं। जैसे भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, से नीति से तत्व, जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, वह कहाँ से ली गई है? तो वह आयरलैंड से ली गई है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जैसे मौलिक अधिकार है, वह कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, उसको देखेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे जो आपका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वह कहाँ से ली गई है? तो वह USSR से ली गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ से ली गई, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहे हैं, अरे जो है रूस, उस समय का जो अब का रूस है उसी को USSR कहा जाता था, तो उससे जो है लिया गया है। इसी के साथ ही साथ और भी उधार का थैला इसको कहा जाता है भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान की आलोचनाएं बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, उसको भी जानेंगे हम। तो कई प्रकार के मुद्दे हैं, उसको हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार एक प्रकार से ये आपको अधिकार देते हैं जो कि आप सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में, और आपको न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम को यहाँ पर आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे मान लेते हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 12 से 35, अनुच्छेद 12 संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये दिया हुआ है मौलिक अधिकार। और यह नीति तत्व की बात करें तो 36 से 51 तक ये दिया हुआ है। ओके, अब आप पूछेंगे सर एक अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में संघ एवं उसका राज क्षेत्र दिया हुआ है। और वहीं बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम जो है 5 से लेकर के 11, तो इसमें नागरिकता का प्रावधान है। भाग 1 इसमें है, भाग 2 ये है, भाग 3 ये है, और भाग 4 ये। आपसे पूछेगा भाग 3 मतलब भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कैसे कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकारों में आप देखते होंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, इसी प्रकार से बालाश्रम या फिर उसका निषेध किया जाता है। और इसी प्रकार से आपको जो है अगर आप अल्पसंख्यक हैं, मतलब मुस्लिम्स, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, तो आपके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया, जिसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी अति आवश्यक होंगी, इसको हम समझेंगे। मौलिक अधिकार एक बड़ा लंबा टॉपिक है, उसको हम समझें किसी दिन, जिसमें आप अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ते हैं। वैसे अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 14 की बात करें, मुख्य रूप से 14 से ही स्टार्ट करके आता है मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताया गया अनुच्छेद 14 में? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है आपको समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। और उसी में पहला जो 14 है उसमें बताया गया है विधि के समक्षमता, मतलब कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर होंगे, राजा भी बराबर होंगे और प्रजा भी बराबर, मतलब कि मैं बराबर होऊंगा, आप बराबर होंगे, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी जितने भी पदवी वाले हैं सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा कानून के समक्ष। इसी प्रकार से और आगे हम बढ़ें तो आप देखते होंगे 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी बंदे में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे विकलांग हो, या फिर किसी प्रकार की, मतलब विकलांग शब्द नहीं यूज कर सकते हम इस समय, क्योंकि उस पर जो है जुर्माना है। दिव्यांग, ओके सॉरी भूल गए थे, दिव्यांग। तो जो है दिव्यांग जो कहीं ना कहीं पे, तो उनके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी बराबर हैं। ओके, इसी के बाद में अनुच्छेद जो है 15 हो गया आपका। 16 में क्या बताएगा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आप देखते हैं कि नौकरी कहीं कहीं पर मिलनी होती है, सभी लोग बराबर हैं, पढ़ने लिखने में भी नौकरियों में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद है आपका जो है, जो आप देखते होंगे जो आरक्षण का मुद्दा है वह। इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। 17 अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अब छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं रहेगी भारत में। ओके, इसी प्रकार से और भी मुद्दे तमाम सारे हैं, उनको भी आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद आप देखेंगे 19 में, तो 19 में तमाम प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और वहीं 20 देखेंगे तो ये भी स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है। तो इन सभी को हम किसी दिन समझेंगे विस्तार से। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है ये राज्य के द्वारा भारतीय जनता को या फिर भारत की जनता को दिए जाते हैं। मतलब भारत की जनता को, मतलब कि किसी भी देश के, अगर किसी भी देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है तो उस देश के जनता के को दिया जाता है, जो कि राज्य देता है। और राज्य का मतलब सीधा सा जो है देश से ले आता है। तो राज्य देगा नीति निर्देशक तत्व, और उचित समय पर देगा। मान लेते हैं अब इस समय जो आप जो है कोटेदार लोग आपको गेहूं, चावल या फिर जो कि कुछ दे रहे हैं, या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ये नीति निर्देशक तत्व के तहत आपको मिलता है। क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आप शिक्षा संबंध में, शिक्षा में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें नहीं पा रहे हैं, शिक्षा आपको सही तरीके से नहीं मिले, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह आपको उचित शिक्षा का प्रबंध करे। राज्य का कर्तव्य है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको करना है, लेकिन मौलिक अधिकार आपको उनको करना ही पड़ेगा। मौलिक अधिकारों को और नीति तत्व में बहुत ही अंतर होता है। इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, लेकिन नीति तत्व अगर आपको नहीं मिला तो उससे लेकर के आप कहीं किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, तो ये थे दोनों मिला करके। वही राष्ट्रपति के बारे में हमको देखना है और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से पूछा था कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कितने अनुमोदक, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, तो 100 अनुमोदक 100 प्रस्तावक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, तो इन दोनों के बारे में हम समझेंगे विस्तार से एक एक टॉपिक में। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, विधानमंडल, संसद किसे कहते हैं। संसद को थोड़ा सा बता दें आपको, चूँकि संसद में आपको दिक्कत रहती है कि संसद किसे कहते हैं। संसद जो होता है एक प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है। संसद माने तो द्विसदन है संसद में, एक तो क्या है, एक लोकसभा आपकी है, और दूसरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी है राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं पे इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम द्विसदनात्मक, एक सदन द्विसदन। तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा में जो आप जो है सांसद को चुनते हैं कि हाँ यहाँ से कोई व्यक्ति लड़ा था इस ज़िले से, तो वहाँ पर सांसद जो चुनते हैं, जो आप चुनते हैं वह लोकसभा में जाते हैं, और जो एक प्रकार से आप नहीं चुनते हैं वह राज्यसभा के होते हैं। सांसद दोनों के ही होते हैं। ओके, ध्यान रखें, दोनों संसद का निर्माण करते हैं, और प्लस में और एक होता है राष्ट्रपति को भी मिलाते हैं। राष्ट्रपति संसद का ही अंग है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो लोकसभा को कौन सदन का, आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा को जो है एक प्रकार से निम्न सदन क्यों कहा जाता है। लोकसभा को जो है निम्न सदन क्यों कहा जाता है, क्यों कहा था लोकसभा को निम्न सदन, इसलिए कहा था क्योंकि यह भंग हो जाती है। उच्च सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। और लोकसभा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा प्रथम सदन है, और राज्यसभा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यह द्वितीय सदन है। प्रथम सदन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जनता का प्रतिनिधि सीधे सीधे यहीं पर बैठता है। ओके, ध्यान रखेंगे ये बातें। तो ये थे संसद जो है एक प्रकार से द्विसदन व्यवस्था जो होती है, किसी दिन समझेंगे विस्तार से हम एक एक मुद्दे को। तो ये इसको हमको पढ़ना है। मंत्रिमंडल क्या होता है, उसका गठन कब हुआ, अधिकार क्या क्या होते हैं मंत्रिमंडल के, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री आते हैं, इसको समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और उसके बाद न्यायपालिका क्या होती है, इसको भी जानना है हमको। न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट इसी के अंतर्गत आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे इसी के अंतर्गत। एससी मतलब एससी सुप्रीम कोर्ट, और एससी हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। जिला न्यायालय क्या होता है इसके बारे में जानते हुए इसके महत्व के बारे में जानेंगे, कार्य के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होते हैं। जब भी आप राजनीति शास्त्र पढ़ें तो 2-3 फैक्टर होते हैं। 2-3 फैक्टर क्या होते हैं, एक तो कार्यपालिका, न्यायपालिका
कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक प्रकार से जो है और एक पालिका होती है कोई, और विधायिका होती है आपकी। ओके, विधायिका। अब यह विधायिका क्या करती है? विधायिका जो होती है आपकी यह कानून बनाती। क्या करती विधायिका? विधायिका आपकी कानून बनाती। विधि मतलब क्या होता है? कानून। आयिका मतलब बनाने वाले, तो कानून बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका मतलब कार्य का पालन करने वाली। किस कार्य को? जो विधान बनाया गया, जो विधि, जो नियम बनाए गए हैं उसको लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका लागू करवाती है। अगर इसी नियम में कोई जो है कार्यपालिका के द्वारा मतलब कार्यपालिका के द्वारा नियम लागू कर दिया गया है, उसमें कोई डिबेट होता था, उस डिबेट को निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। और इस न्यायपालिका को जो है एक प्रकार से विधायिका से किस प्रकार से अलग करना है या कार्यपालिका से किस प्रकार से यह अलग होती है, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका से भिन्न है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर विधायिका और न्यायपालिका में क्या संबंध होता है और दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्या किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम समझाएंगे उसी दिन, तो उस दिन विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। ओके, केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं? केंद्र राज्य संबंध मतलब कि भारतीय संविधान की बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, और उसमें केंद्र और राज्य का संबंध क्या होगा इसके बारे में भी हमको जानने को मिलता है। तो केंद्र कौन होता है? जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी और योगी जी। योगी कौन है भैया? ये राज्य के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हैं, और ये देश के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? एक राज्य के और एक देश के बीच में क्या संबंध होता है? देश क्या मतलब केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध होता है? जैसे कुछ सूचियाँ होती हैं, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो इन संबंध को जानने के लिए हमको वह भी जानना पड़ेगा। इसी के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था जो होती है इसके बारे में जानेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ पर है। आपने अभी देखा होगा हाल ही फिलहाल में पंचायती राज चुनाव थे, और इसी में आपने देखा होगा बीडीसी, प्रधानी और जिला पंचायती का चुनाव था। तो जो बीडीसी होता है इसको सबसे छोटा, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? सबसे छोटा कौन सा होता है आपका? जो है ग्राम प्रधान। सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। उससे छोटा कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? उससे बड़ा कौन होता है? ग्राम पंचायत के बाद में क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के बाद में कौन होता है? जिला पंचायत। तो बीडीसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत कहते हैं। बीडीसी वोट देते हैं तो क्या बनते हैं? ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। जिस प्रकार से एक देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार से गांव का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। और ध्यान रखते हैं यहाँ पर एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी आपको पता है कौन होता है? कि सेक्रेटरी कहते हैं कि सेक्रेटरी, उनको सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्य होता है केंद्र में एक देश के लिए, ठीक वही कार्य होता है एक गांव के लिए सेक्रेटरी का, सचिव का। ध्यान रखेंगे। तो जो प्रधानमंत्री कार्य करता है, पीएम कार्य करता है, उसका ब्यौरा जो होता है राष्ट्रपति कहीं ना कहीं पे लेता है। उसी प्रकार से जो है प्रधान गांव का कार्य करता है उसका ब्यौरा कौन लेता है? सेक्रेटरी लेता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में हमको जानना पड़ेगा, और इसको हम विस्तार से एक दिन चर्चा करेंगे। तो ये सारे मुद्दे थे जो कि आपको यहाँ आपके पेपर से संबंध रखते थे, इन्हीं को जानना अति आवश्यक है, और इनको जान लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, और उस वीडियो के अंतर्गत हम समस्त मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 इसी प्रकार से आपके सामने वीडियो लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। प्रयास यही रहेगा कि आपके समझ में आ जाए। यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।